everyone, welcome to another insightful episode of Healthy Talk Show, an initiative by Medgate Today. जब भी हम फॉरेंसिक शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में क्राइम सीन, मर्डर मिस्ट्री या सीआईडी जैसे टीवी शोज आ जाते हैं। लेकिन क्या फॉरेंसिक मेडिसिन सिर्फ मर्डर सॉल्व करने के लिए होती है? क्या एक ह्यूमन बॉडी अपनी डेथ के बाद भी सच बता सकती है? क्या फॉरेंसिक डॉक्टर सिर्फ पोस्टमार्टम ही करते हैं? और हॉस्पिटल पेशेंट्स और जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक मेडिसिन का एक्चुअल रोल क्या है? इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी से भरे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया की रीनोन्ड फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, एजुकेटर और सोशल मीडिया पर द फॉरेंसिक डॉक्टर के नाम से फेमस डॉक्टर धीरज महेश्वरी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me on the podcast. ओके, सो डॉक्टर, एज हमारी ऑडियंस की साइड से सवाल है, हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे बताएंगे कि फॉरेंसिक मेडिसिन एक्चुअल में क्या होती है? So, forensic medicine is application of medical knowledge in legal procedures, in medico-legal procedures to aid in administration of justice. ओके, Like for example, जैसे कोई किसी का मर्डर हो गया या कोई सुसाइड केस है, तो आप मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करके ये बताना कि वो सच में मर्डर है या सुसाइड है, तो जस्टिस दिलाना, तो दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन। ओके डॉक्टर, आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि फॉरेंसिक डॉक्टर सिर्फ पोस्टमार्टम करते हैं और उसके अलावा उनको कुछ काम नहीं होता। तो क्या ये सच है? क्या आपका काम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है या इससे भी और ज्यादा है? एक फॉरेंसिक डॉक्टर जो होता है, एक मेडिको लीगल एक्सपर्ट जो होता है, उसका काम केवल पोस्टमार्टम करना नहीं है। पोस्टमार्टम एक बहुत बड़ा जॉब होता है उनके पार्ट का, लेकिन उसके साथ साथ उनको इंजरी सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, अल्कोहल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, देन सेक्सुअल असॉल्ट जो सर्वाइवर होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, जो अक्यूज होते हैं, उनका एग्जामिनेशन करना होता है, वेपन्स का एग्जामिनेशन करना होता है, देन उसके बाद पोटेंसी टेस्ट करनी होती है, और उसके बाद कोर्ट के अंदर जाके एज एन एक्सपर्ट विटनेस उनको एविडेंस भी देना होता है। ओके, सो यू आप लोग विटनेस भी बनते हो कोर्ट में? तो जैसे अगर मान लो कोई केस हमने पोस्टमार्टम किया, तो उसकी विटनेस के लिए तो हम ही को जाना पड़ेगा ना कोर्ट में, ऑब्वियसली। क्योंकि वो कोर्ट के अंदर जब डिफेंस वाले क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कि डॉक्टर साहब ये आपने कैसे लिखा, कैसे नहीं लिखा, तो उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जो मन में आए वो लिख सकते हैं और हाँ, पुलिस उसको दैट विल बी राइट। उसको मान ओके, लेगा। सो आई वांट टू आस्क, जैसे कि विटनेस होना एक खुद के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है जब कभी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। तो व्हाट अबाउट योर सेफ्टी, लाइक गवर्नमेंट या आपका इंस्टीट्यूशन आप लोगों को क्या सेफ्टी प्रोवाइड करता है ताकि जब आप विटनेस बन रहे होते हो तो आपके अंदर कोई डर ना हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो किसी चीज का? तो ऐसा कोई प्रोटेक्शन वगैरह कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। दिस इज जस्ट अ जॉब एंड वी हैव टू बी न्यूट्रल। तो हम ऐसा नहीं कि किसी की साइड से बोल रहे होते हैं या किसी के फेवर में बोल रहे होते हैं। वी जस्ट हैव टू बी वॉट एवर इज सीन इन द रिपोर्ट। जो ओके, हमने देखा है हमको जाके कोर्ट में उसको डिफेंड करना होता है हमारे ओपिनियन में। तो दैट इज व्हाट फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट डू। सर एमबीबीएस के बाद आपने फॉरेंसिक मेडिसिन ही क्यों चूज की? क्या कोई आपका पर्सनल इंस्पिरेशन या फिर आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट था? फॉरेंसिक मेडिसिन मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि सिंस 11th एंड 12th मेरा इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में बहुत ज्यादा था। बट घर में कोई डॉक्टर नहीं था, तो पेरेंट्स ने बोला कि बायो ले लो, तो मैंने बायो ले ली उस टाइम। और फिर मेरा ऑल इंडिया 2280 रैंक आया, मेडिकल कॉलेज में गया, तो वहां दैट्स जाके पता नाइस। चला कि यस, तब वहां जाके पता चला कि आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस। लाइक मेडिकल फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट मेरे को इंटरेस्ट है कि क्यूरियोसिटी जानने में क्या होता है क्या नहीं होता है। आई एम ऑल्सो लाइक कि मेरे को फ्री रहना है। लाइक जो डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं और ये करते हैं, मेरे से इतना नहीं होता। आई एम लाइक कि 6 आवर्स की जॉब चाहिए, दैट्स इट। तो उसी ऑब्वियसली। टाइम पे फिर नीट पीजी का एग्जाम दिया, कोविड आ गया, तब फिर और लगा कि नहीं, जो फॉरेंसिक ऐसा फील्ड है कि इसके अंदर आप एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मेरा फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर। जैसे बैलिस्टिक एग्जामिनेशन हो गए और भी इंजरीज वगैरह हो गई, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसलिए मेरा इस तरफ थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा। ओके, तो सर जैसे कि हम शोज देखते हैं, सीआईडी हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत देखा है, हमारे पेरेंट्स ने देखा है, एंड पेरेंट्स आर द बिगेस्ट फैन ऑफ क्राइम पेट्रोल एंड सीआईडी। तो उसमें जो फॉरेंसिक दिखाया जाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर सालुके करके एक कैरेक्टर है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि सीआईडी में जो वो कैरेक्टर है
क्या वो एक्चुअल कैरेक्टर दिखाया गया है जैसे कि फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं या कुछ अलग है? सो व्हाट यू वांट टू से? उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एक्सेजरेट करके बताया गया ओके, उस कैरेक्टर को, बिकॉज दैट वन कैरेक्टर इज हैंडलिंग बोथ द फील्ड्स फॉरेंसिक साइंस एज वेल एज फॉरेंसिक मेडिसिन। ओके, वो फॉरेंसिक साइंस का भी काम कर रहा है और ऑटोप्सी भी कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट आर टोटली डिफरेंट पीपल। वो बीएससी एमएससी पीएचडी करके गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करके दे स्टे इन द फॉरेंसिक साइंस लैब्स। ओके, And forensic medicine is done after MBBS and then MD forensic medicine. ओके, But MBBS doctor can also do autopsies. They are वो कर सकते हैं autopsy. तो ये totally different field है। तो जैसे कि बहुत टाइम पे ये होता है कि बॉडी यहाँ पे आती है और उसका एग्जामिनेशन करके वो सैंपल्स एफएसएल में भेजे जाते हैं। ऐसे ही फॉरेंसिक टीम जो होती है वो क्राइम सीन पे विजिट करती है और वो वहां से सैंपल कलेक्ट करके लेके आती है और वो भी एफएसएल लैब में जाते हैं और फिर वहां पे उन दोनों सैंपल्स की क्रॉस मैचिंग वगैरह होती है। ओके, So this is the basic difference. ओके। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि लाइक फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक डॉक्टर जो आपने बताया उनमें क्या डिफरेंस है, अगर आम भाषा में हमें अपनी ऑडियंस को समझाना हो तो? Forensic scientist and forensic doctor. हाँ, सॉरी, फॉरेंसिक साइंटिस्ट और फॉरेंसिक मेडिसिन, व्हाट हैव यू सेड? Forensic medicine. So these are totally two different fields. People are mostly confused कि दोनों के नाम के आगे forensic लगता है तो ये एक ही सेम फील्ड है, बट ऐसा नहीं है। अब जैसे किसी ने बीएससी एमएससी करी फिजिक्स में, देन उसने पीएचडी करी, तब जाके वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट बन सकता है। किसी ने केमिस्ट्री में करी है तो वो साइंटिफिक केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे ही साइंटिफिक अलग अलग होते हैं, तो वो बीएससी एमएससी पीएचडी करके फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनते हैं। और फॉरेंसिक मेडिसिन जो ऑटोप्सी करते हैं जो डॉक्टर, वो एमबीबीएस देन एमडी करके ही ऑटोप्सी कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ओके। तो मूवीज और वेब सीरीज में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कुछ ही मिनट्स में केस सॉल्व कर देते हैं, तो उससे रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है? और लाइक बॉलीवुड हो गया या कोई भी मूवी सीरीज कितना सच दिखाती है? उनमें बिल्कुल भी सच नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी पेंडेंसी है कि अगर आज कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सैंपल एफएसएल में भेजा जाए तो उसको 6 महीने से साल भर तक आने में लग जाते हैं। एंड सेम विद द हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत कम फॉरेंसिक साइंस लैब है इंडिया में। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो ओनली 33 कुछ स्टेट एफएसएल्स हैं, और जो मिनी और मोबाइल एफएसएल्स है उनके अंदर सारे टेस्ट होते भी नहीं है। ओके, So there are so less forensic science labs, and most of the doctors who are conducting autopsy, they are MBBS doctors and they are not properly trained in conducting autopsies. तो उनको यही नहीं पता होता है कि कौन से सैंपल लेने होते हैं, कैसे सैंपल प्रिजर्व करने होते हैं, कहाँ भेजने होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो ऑटोप्सीज होती है वो प्रॉपरली कंडक्टेड भी नहीं की जाती, क्योंकि दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, दे आर जस्ट एमबीबीएस डॉक्टर्स। ओके। तो डॉक्टर, पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही ना लोग बहुत डर जाते हैं। तो पोस्टमार्टम किन केसेस में करा जाता है, क्यों करा जाता है और इसका मेन पर्पस क्या होता है? पोस्टमार्टम का मेन पर्पस होता है टू नो द कॉज ऑफ डेथ। इसका अल्टीमेट मकसद ही यही है कि ऑटोप्सी करके कॉज ऑफ डेथ पता करना। तो इसीलिए किया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जितने भी अननेचुरल केसेस से डेथ हुई है, जैसे कि सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंट, मर्डर, स्नेक बाइट, पॉइजनिंग, बर्न्स, इलेक्ट्रोक्यूशनल, लाइटनिंग, ड्राउनिंग, डिकम्पोज्ड बॉडीज केसेस, दीज ऑल केसेस आर सब्जेक्टेड टू ऑटोप्सी। और दूसरा ऐसे केसेस जो ब्रॉड डेड है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि नहीं पता कि वो कैसे मरा है वो पर्सन, तो हाँ। उस केस में भी ऑटोप्सी की जाती है। हम्म। और भी बहुत सारे सिचुएशंस होती है जिनमें ऑटोप्सी की जाती है। तो जहाँ पे भी कॉज ऑफ डेथ पता करना है या जहाँ पे भी सस्पिशन है, जहाँ पे एलिगेशन है, जैसे कोई हॉस्पिटल में डेथ हो गई, डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन है, तो उस केस में ऑटोप्सी की जाएगी। जैसे किसी के ऊपर एलिगेशन है कि इसने पॉइजन खा लिया या किसी ने कुछ कर दिया, इसके तो मर्डर हुआ है, ये हुआ है, तो उस केस में की जाएगी। कितनी बार होता है कि बॉडी को बरी कर दिया जाता है, उसके बाद एक्सह्यूम करके निकाला जाता है, तो उस केस में ऑटोप्सी होती है। ओके, लाइक कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि लाइक बॉडी बरीड होगी, उसके बाद निकाल कर लाया गया है उसको कोविन से और तब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। यस, उसी को एक्सह्यूमेशन कहा जाता है। ओके। उसी में वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर के ऊपर होता है 196 बीएनएसएस के अंदर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे रिलेटिव्स, मान लो कोई होता है किसी का मर्डर कर देते हैं और फिर बिना पुलिस को बताए, बिना पोस्टमार्टम करे वो बॉडी को बरी कर देते हैं और बोल देते हैं कि नेचुरल डेथ है। बट जब किसी को सस्पिशन होता है तब पता चलता है कि इस बॉडी को निकाला जाएगा,
हाँ। जैसे वो आरुषि तलवार केस में भी हुआ था, उसमें यस, भी यस। एक्सहूमेशन करके बॉडी को निकाल के फिर ऑटोप्सी की गई थी। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें ऑटोप्सी की जाती है, बॉडी को बरी निकाल के जमीन ओके, से। तो जब हम बॉडी को बरी करके बाहर निकाला जाता है और जब आपके लिए पोस्ट मॉर्टम के लिए वो बॉडी आती है, तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो बॉडी 1 हफ्ता या 2 दिन भी अंडर द ग्राउंड रही है तो वो खराब हो गई होगी, तो और एक नॉर्मल डेथ वाली बॉडी आपके पास आती है, तो दोनों के बीच में आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? तो जैसे-जैसे बॉडी डिकम्पोज़ होने लगती है, वैसे-वैसे एविडेंस भी लॉस्ट होने लगता है। हम्म। जैसे अगर मान लो किसी का गला घोट के मर्डर किया होगा, तो हम्म। फ्रेश बॉडी होगी तो उसके अंदर नाखून के निशान मिल जाएँगे, रेडनेस मिल जाएगी, कंट्यूशंस मिल जाएँगे, हेमरेजेस मिल जाएँगे। बट अगर वो ही बॉडी डिकम्पोज़ होने लग जाए, तो स्किन डिकम्पोज़ होने लग जाएगी। तो ये हम्म। सारे एविडेंस लॉस्ट होने लग जाते हैं धीरे-धीरे। ऐसे ही अगर नेचुरल कॉज़ से डेथ हुई होगी किसी की हार्ट, तो हार्ट की कंडीशंस एक डेड बॉडी में नेचुरल फ्रेश डेड बॉडी के अंदर अलग दिखती है। यही डिकम्पोज बॉडी के अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है जब बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है। डॉक्टर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या फॉरेंसिक डॉक्टर बॉडी देखकर एग्जैक्ट बता सकते हैं कि डेथ कब हुई थी, किस वजह से हुई थी, या ये सिर्फ हम मूवीज में देख पा रहे हैं? इट्स ऑल मिथ। ये सिर्फ मूवीज में होता है, बट कुछ हद तक ये पता किया जा सकता है, बट एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं बताया जा सकता कि कब ही डेथ हुई। वो हमेशा एक रेंज के अंदर बता सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 to लाइक 2 डेज, आवर्स रेंज। 3 days। तो बेस्ड ऑन द डिकम्पोजिशन चेंजेस, जैसे 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 बॉडी सड़ती जाती है वैसे वैसे उसमें चेंजेस होते जाते हैं। हम्म। तो जैसे शुरू में सबसे पहला जो फर्स्ट साइन ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, वो राइट इलियाक फोसा पे ग्रीनिश कलर का डिस्कलरेशन होता है। तो ओके। उससे पता चलता है कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे बॉडी में मार्बलिंग होने लगती है, फिर पीलिंग ऑफ स्किन होने लगती है, फिर और धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं, जिससे पता चलता रहता है कि बॉडी कितने दिन ज्यादा डिकम्पोज हो गई है। जब किसी की डेथ हो जाती है एंड 4-5 घंटे हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी ठंडी क्यों पड़ने लग जाती है? क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड, हम्म। उसी से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। बट अगर वो सर्कुलेट नहीं होगा ब्लड, तो धीरे धीरे वो एक ही जगह रहेगा तो कूलिंग होने लग जाएगी बॉडी की। और दूसरी चीज होती है कि बॉडी के अंदर जो एटीपी, जिससे पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एटीपी बोलते हैं उस मॉलिक्यूल को, वो मॉलिक्यूल जनरेट नहीं होता बॉडी के अंदर। तो ओके, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो इसलिए बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है। ओके, ओके। आपके हिसाब से फॉरेंसिक मेडिसिन को लेकर सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में क्या है जो कि वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं? अब ऐसे मिथ तो सबको यही रहता है कि पोस्टमार्टम के टाइम पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स चुरा लेते हैं, किडनी चुरा लेते हैं। ये लोगों को मिथ रहता है। हाँ। दूसरा ये होता है कि पोस्टमार्टम करने वाला बिना दारू पिए पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, बिना अल्कोहल पिए। ये लोगों को रहता है कि। ये और तो तीसरा, थोड़ा देसी वाला वो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का। तीसरा कि पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलती, हाँ, बॉडी म्यूटिलेट हो जाती है। ये मिथ रहता है। वो तो सर अपना फैमिली मेंबर के प्रति लोगों का लव्ड वन उनके लिए केयर हो गई, वो तो चलो वहां से आता है, बट ये दारू पी के पोस्टमार्टम, ये तो लिटरली मिथ्स हैं। हम्म। तो यही बेसिक मिथ्स है कि ऑर्गन निकाल के रुई भर के दे देते हैं, खून पानी बन जाता है मरने के बाद। और भी ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। ओके, सो डॉक्टर, एक मिथ मैंने भी सुना है एंड लाइक ऐसा होता है कि जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आती है, ऑब्वियसली उसको ऑल टीयर करा गया है, उसके बाद उसको स्टिच करा गया है, लाइक इट्स अ डेड बॉडी, तो उसको स्टिच थोड़ा ढंग से नहीं करा जाता, या करने के बाद हमारी बॉडी एग्जैक्ट वैसी नहीं दिखती जैसी होती है। तो कई बार लोग डर के मारे या वो अपने लव्ड वंस के लिए कंसर्न होते हैं कि वो पोस्टमार्टम वाला जो बैग होता है वो उसको खोलते ही नहीं है, लाइक डेड बॉडी को ऐसे ही बर्न कर देते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में होता है कि लाइक ढंग से स्टिच नहीं करा जाता, ऑल बिकॉज इट्स अ डेड बॉडी? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्ली उसको क्लीन करके, वॉश करके पूरा प्रॉपर्ली स्टिच किया जाता है। अंदर ऑर्गन, अंदर रुई और स्वैप्स रख दिए जाते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड है वो ऊज होके बाहर की तरफ ना आए। और ओके। जो जो स्टिच होता है वो यहाँ से चिन से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक लगता है, क्योंकि फेस तो नॉर्मल ही रहता है। हम्म। तो फेस पे कोई स्टिच नहीं लगता है। तो इट इज ऑल्सो कि क्योंकि जब भी होता है तो फेस ही दिखाया जाता है, हम्म। बाकी तो ऑलरेडी कपड़ों से ढका रहता है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी
पूरी डिसफिगर हो जाती है। ओके, सो आई वांट टू नो, जब हम पोस्टमार्टम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कट आता है, तो उसमें आप क्या चेक करते हो, क्या प्रोसेस रहता है पोस्टमार्टम का? पोस्टमार्टम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहला तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बॉडी में एक्सटर्नली पूरे सिर से लेके पैर तक की कोई इंजरी तो नहीं है, वो देखा जाता है। सब हाथों पे, पैरों पे, जेनाइटल एरिया में, बैक वाले एरिया में, हेड पे की कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, कोई मार्क्स तो नहीं है। जैसे बहुत सारे केसेस में होता है, इंजेक्शन के मार्क्स होते हैं, तो वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ नहीं दिख सकते हैं। स्नेक बाइट का मार्क हो गया, एनिमल बाइट का चोट, तो ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन एक 3 कैविटीज को ओपन किया जाता है, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो सबसे पहले ब्रेन को ओपन करने के लिए सर पे या इस मैस्टोइड रीजन से इस मैस्टोइड रीजन तक एक इंसिजन लगा के स्कैल को हटा के ब्रेन को कट करके, स्कल को कट करके ब्रेन को निकाला जाता है। ब्रेन को देखा जाता है कि कहीं उसके अंदर तो कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई हेमरेज, शॉक, सीवीए, कोई कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये उससे तो डेथ नहीं हुई है, कोई इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस वगैरह वगैरह, ये सब चीज देखी जाती है। देन उसके बाद यहाँ से कट लगा के सीधा 3 टाइप के इंसिजन होते हैं, वाई शेप इंसिजन, मॉडिफाइड वाई इंसिजन, आई शेप इंसिजन। तो ये इंसिजन लगा के सबसे पहले नेक स्ट्रक्चर्स को चेक किया जाता है कि नेक के अंदर कोई हेमरेजेस तो नहीं, जैसे हैंगिंग का केस हो गया, स्ट्रैंगुलेशन का केस हो गया, गला घोट के मारने वाला, मुंह दबा के मारने वाला, वो चेक किया जाता है। फिर अगर मान लो किसी कुछ खाना अटक गया या चोकिंग की वजह से डेथ हुई है, तो फिर ट्रैकिया ओपन करके वो अंदर देखा जाता है। फिर ओके। उसके बाद अगर ड्राउनिंग का केस है, या पानी में डूब के डेथ हुई है, तो उस ट्रैकिया के अंदर मड पार्टिकल्स देखे जाते हैं। देन चेस्ट कैविटी पूरी ओपन की जाती है, देन लंग्स देखे जाते हैं, हार्ट देखा जाता है, रिब्स देखी जाती है कि रिब्स फ्रैक्चर तो नहीं है। देन एब्डोमेन ओपन किया जाता है, एब्डोमेन के अंदर एब्डोमेन ओपन करके ये देखा जाता है कि उसके लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये सारे कैसे हैं, प्रॉपर है या नहीं। अगर उनमें हेमरेज है तो उनको निकाल के प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाता है, टिश्यू के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। तो तब जाके एक फाइनल कॉज ऑफ डेथ पता किया जाता है कि कैसे, क्या, किस वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। नाउ आई वांट टू आस्क डॉक्टर कि क्राइम केसेस के अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में फॉरेंसिक मेडिसिन का क्या क्या रोल होता है? क्या हॉस्पिटल्स को भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एज सच जरूरत नहीं पड़ती, बट एमएनसी केसेस के अंदर जरूरत पड़ सकती है। बट जनरली गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एमएनसी केसेस को नहीं मानती है, वो जो गवर्नमेंट फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं उन्हीं के एक्सपर्ट ओपिनियंस को मानती है। जैसे कि ओके। मान लो आपके किसी के साथ मारपीट हुई है, तो मारपीट होने के बाद उसको एक तो ट्रीटमेंट करना है, दूसरा दूसरा जो मारपीट हुई है वो किस टाइप की हुई है, कि उसको लाठी डंडों से मारा है, फायर आर्म से मारा है, घूसे से मारा है, चाकू से मारा है, ये पता करना एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम है। और इसी के बेसिस के ऊपर अलग अलग सेक्शंस है जिसमें उनको सजा हो सकती है। जैसे वॉलंटरली कॉजिंग डेंजर, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय सिंपल, लाइक दैट। तो अलग अलग उसके ऊपर सेक्शंस बन सकते हैं, और उस हिसाब से जो सामने वाला होता है उसको सजा मिलती है, जो अक्यूज्ड है। ओके। तो डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट की सडन या अनएक्सप्लेन डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो उस सिचुएशन में फॉरेंसिक डॉक्टर का रोल क्या रहता है? तो हॉस्पिटल में जब भी कोई अनएक्सप्लेन डेथ होती है या ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ का जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका सबसे पहला काम होता है, क्योंकि फॉरेंसिक डॉक्टर का काम बाद में आता है, पहले काम जो आता है वो ट्रीटमेंट का काम होता है, क्योंकि उसको कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता वो, क्योंकि ही डजंट नो व्हाट कॉज डेथ। तो ही हैज टू इंटीमेट द पुलिस, एंड देन पुलिस इंक्वेस्ट लेके आएगी। देन अगर उनके हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, क्या अलाउड है उनके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करना, तो वहां पे होगा। नहीं तो वो बॉडी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर होगी और वहां पे उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ओके। तो डॉक्टर, इफ आई, मेरे अभी ऐसे सडन दिमाग में आया कि जो डाउरी केसेस होते हैं एंड या फिर जो जलने वाले केसेस होते हैं कि लाइक कोई समवन जल के मर गया, मतलब किसी ने जला दिया या बिल्डिंग में फायर लग गई, तो उस केस में बॉडी तो जल गई, जो, तो फिर कैसे उसमें पोस्टमार्टम किया जाता है? हाँ, तो जली हुई बॉडी के अंदर भी ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो एंटीमार्टम बर्निंग है या पोस्टमार्टम बर्निंग। मतलब कि जो पेशेंट था वो पहले जिंदा था, और जब वो जिंदा था तभी उसको जलाया गया, या पहले उसको मार दिया गया और फिर जलाया गया। हाँ, दैट्स द पॉइंट। तो ये भी डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि जब अपन ट्रैकिया ओपन करते हैं तो जो सूट पार्टिकल्स होते हैं
अगर वो पर्सन अलाइव होगा तो वो सांस लेगा, तो जो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स है वो ट्रैकिया के अंदर मिल जाएंगे। बट यही अगर पहले ही उसको मार दिया गया है हाँ और फिर उसकी बॉडी चलेगी तो वो सांस नहीं लेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर ट्रैकिया में वो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। सेम ओके ब्लड ब्लड एनालिसिस करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डिटेक्शन कर सकते हैं, हम्म क्योंकि अगर वो जिंदा होगा तो उसने ऑक्सीजन ली होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ तो वो हाँ ब्लड हाँ के अंदर घुल जाती है और वो डिटेक्ट हो जाता है। बट अगर मान लो किसी दूसरी मार दिया और फिर जला दिया, तो उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। और अगर दूसरी तरीके से मार के जलाए तो वो मिल जाएगा। और ये भी एक्सेलरेंट भी पता चल सकता है कि वो किससे जला है। अगर मान लो बनाया है कि डोमेस्टिक फायर से हुई है, गैस की फायर से हुई है, बट पेट्रोल या केरोसिन के कपड़े वो निशान मिल गए कपड़े के ऊपर, बॉडी की स्किन के ऊपर, तो पता किया जा सकता है कि इससे नहीं जली, वो पेट्रोल या केरोसिन से जली। ओके तो लाइक डॉक्टर एक और केस थोड़ा सा मेरे दिमाग में है लाइक कोई पर्सन है उसको पॉइजन दे दिया खिला दिया गया एंड आफ्टर दैट उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश करनी है एंड उसको ऐसे टांग दिया फैन से या किसी भी चीज़ से तो उस केस में अगर हम पोस्टमार्टम कराते हैं तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द सॉल्यूशंस। अब ऐसा है कि अभी किसी अडल्ट मेल को पॉइजन देके फिर उसको लटकाया जाएगा, तो सबसे पहली चीज तो उसकी बॉडी में पॉइजनिंग के साइंस मिलेंगे। जब हम ऑटोप्सी करेंगे तब उसका जब स्टमक ओपन करेंगे तो उसके अंदर म्यूकोसा मिलेगा, हेमरेजिक मिलेगा, जो अंदर की लाइनिंग, उसमें ब्लडिंग मिलेगी। देन अलग से स्मेल मिलेगी, अलग से दूसरा केमिकल मिलेगा। देन जब किसी अडल्ट को लटकाया जाएगा तो उसको ड्रैग करना बहुत मुश्किल है। लटका के ड्रैग करना, तो ड्रैग के साइंस मिलेंगे बॉडी के ऊपर। और जब पोस्टमार्टम जो होगा तो उसके अंदर जो जो निशान बनता है, एक तो एंटीमार्टम, जब जिंदा पेशेंट है वो लटकेगा तो अलग साइन मिलेगा, क्योंकि तब वो जिंदा है तो जो स्किन होगी उसके अंदर वाइटल रिएक्शन मिलते हैं। बट वो अगर मर गया और उसके बाद लटका है तो वाइटल रिएक्शन नहीं मिलेंगे। तो ये ओके हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर एग्जामिनेशन करके डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके और दूसरा कि जब कोई सुसाइड करता है तब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, जैसे गेट अंदर से लॉक होना, उसका क्या बोलते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे परेशान रहना, फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, हार्ट ब्रेक, एग्जाम स्ट्रेस, कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा। ओके उसको साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी या वर्बल ऑटोप्सी भी कहा जाता हाँ हाँ है। हाँ, बट यही अगर किसी ने जहर दे के दिया है तो वो सडन डेथ होगी, और वो किसी ना किसी के ऊपर जब इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस, या जब हम किसी रिलेटिव से पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कि वो किसके साथ गया था, कहाँ मिला, तो उससे भी पता किया जा सकता है। ओके तो डॉक्टर क्या पोस्टमार्टम कराने के लिए पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है लाइक पुलिस की परमिशन या हमें किस किस की परमिशन लेनी पड़ती है पोस्टमार्टम कराने से पहले। पोस्टमार्टम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अगर किसी की परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं है, ओके अगर पुलिस पंचनामा लेके आ जाती है, पोस्टमार्टम करना ही पड़ता है। वो ओके कोई अगर पुलिस वेव ऑफ कर देती है तो पोस्टमार्टम नहीं करना पड़ता। ये पूरा डिस्क्रिप्शन इज ऑन द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ओके कि जैसे मान लो विदाउट पुलिस ऑफिसर हम आप लोग नहीं करोगे और हम नहीं करा सकते। कोई ऐसा नहीं आके करा सकता कि कोई आ गया कि सर हमारे पेशेंट की डेथ हो गई, इसका पोस्टमार्टम कर दो, ऐसा नहीं होता। या वो मना कर दे, पुलिस इंक्वेस्ट लेके आ जाए और मना कर दे कि हम नहीं कराएंगे, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है आप मना कर रहे हो तो हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। अब ओके जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, और किसी मान लो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। अब वो ब्रॉड डेट लेके आया हॉस्पिटल में और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप इसका लिख के दे दो कि ये बच्चा मर गया, कैसे भी मर गया, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके क्योंकि हमारा काम है पुलिस को इंटीमेट करना, और जब पुलिस आएगी तो पंचनामा लेके आएगी तो हमको पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। ओके 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 रोड एक्सीडेंट पॉइजनिंग या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस में एक छोटी सी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी इन्वेस्टिगेशन को कैसे बदल सकती है। बहुत टाइम पे बहुत ऐसा एक अभी फ्रॉड भी चला था केस राजस्थान के अंदर ही, कि जहाँ पे टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स होते हैं, हाँ तो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, घूम घूम के उन टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उनके नाम पे पॉलिसी ले देते हैं। ओके एंड पॉलिसी लेने के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, तब क्या करते हैं वो उसको एज ए एक्सीडेंट दिखाने के लिए सड़क पे रख के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, और फिर हॉस्पिटल में लेके आते हैं और फिर बोलते हैं कि इसकी एज ए डेथ एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट में। तो डॉक्टर को यही आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो एंटीमॉर्टम एक्सीडेंट हुआ है या मरने के बाद एक्सीडेंट हुआ है, यस और कोई बीमारी की वजह से मरा है।
तो ये लफड़ा की वजह से, हिस्ट्री की वजह से, पेशेंट अगर कुछ अलग हिस्ट्री देता है पर डॉक्टर को कुछ और मिलता है। जैसे मान लो ऐसा कोई केस है, मान लो किसी चोर को पकड़ा हो और उसको लाठी डंडे से पीट के सोसाइटी वालों ने मार दिया और पुलिस को बुला के ये बोल दें कि ये तो गिर गया था, चोरी कर रहा था। बट जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो उसको चोट के निशान मिलेंगे। ऑब्वियसली उसको ब्रूज दिखेंगे बॉडी पे। इस वजह से अगर कोई वो झूठी हिस्ट्री देते तो उसके बाद भी पहचान सकते हैं कि पोस्टमार्टम करके। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बिलीव नहीं करते हैं, हमको जो दिख रहा है हम उस पर बिलीव करते हैं। ओके, ऑब्वियसली पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए क्या कोई ऐसा केस है जिसमें पर्सनली आपको लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दिया हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करने से आप एक उस डेड बॉडी को आप जस्टिस दिला सकते हो मरने के बाद। जीते जी उसको तो जस्टिस नहीं मिला, बट मरने के बाद आप एटलीस्ट उसको जस्टिस दिला सकते हो। कि जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड केसेस होते हैं, हाँ। सुसाइड और मर्डर केसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके अंदर, जैसे एक रेप एक लड़की थी, उसने 16 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, उसने सुसाइड कर लिया था। बट जब एग्जामिनेशन किया हमने तो था तो सुसाइड केस ही, ये पता चला कि शी वाज बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड। जब हमने उसके वैजाइनल रीजन और एनल रीजन चेक किए तो वी इन्फॉर्म पुलिस दैट दिस फीमेल वाज सेक्सुअली असॉल्टेड। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जिसने उसको असॉल्ट किया तो उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। तो वो ऐसी चीजें उससे फील होता है कि भाई दिस इज अ रियली रिवार्डिंग जॉब जब ऐसे केसेस सॉल्व किए जाते हैं। ओके सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट सुशांत सिंह राजपूत केस? कुछ लोग बोलते हैं इट वाज मतलब कंक्लूजन मिल गया, बट हिज फैन फॉलोइंग, हिज फैमिली अभी भी यही बोलती है कि इट्स अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। नहीं, ऐसी कोई अनसॉल्व मिस्ट्री नहीं है, वो रियली क्लियर कट सुसाइड का केस है वो। ओके क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक बहुत कुछ निकल चुका होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोविड के टाइम पे मीडिया के पास कुछ था नहीं और लोगों के पास कुछ भी था नहीं, तो दे जस्ट मेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस टाइम पे। ओके डॉक्टर, एक्सीडेंट या क्राइम सीन पर आम लोग अननोइंगली ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर्स होते हैं दे डोंट गो टू क्राइम सीन्स। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो क्राइम सीन विजिट जो होता है वो फॉरेंसिक साइंस की टीम करती है, हाँ। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की, नॉट फॉरेंसिक मेडिसिन की। सर वो तो टीम करती है, डेट्स फाइन, बट लाइक किसी की डेथ हो गई, नाउ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स आए हैं, तो उस टाइम कि वो उसे छू रहे हैं, उठा रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, तो उस टाइम हम अननोइंगली आउट ऑफ केयर और आउट ऑफ कंसर्न ऐसी क्या क्या एक्टिविटी कर देते हैं जिसकी वजह से वो एविडेंस मिट जाते हैं जो कि आपके लिए वो तो बहुत ज़रूरी जैसे कोई होते हैं? क्राइम सीन हुआ है तो दैट इज अ टोटल क्राइम सीन, तो उसको तो कुछ भी हैंडल नहीं करना चाहिए। हम्म उसको तो वैसा का वैसे ही रहने देना चाहिए जब तक कि फॉरेंसिक साइंस की टीम नहीं आ जाती है। बट स्टिल एक गाइडलाइन कि हमें ये चीज़ तो नहीं ही करनी चाहिए कि लाइक इससे एविडेंस मिट जाता है या फिंगरप्रिंट्स हट जाएंगे, या ये मतलब कुछ अगर आप बताना चाहो तो। ये एक्चुअली दिस इज फॉरेंसिक साइंस जो है उनका फील्ड हो जाएगा ये। क्योंकि वी डोंट गो टू द क्राइम सीन विजिट्स। ओके वो जाते भी हैं तो आफ्टर द फॉरेंसिक साइंस टीम विजिट तब हम उसके बाद जाते हैं, ओके कभी कभी सर्कमस्टांसेस देखने के लिए। बट इट इज नॉट आवर जॉब। फॉरेंसिक मेडिसिन जो डॉक्टर्स होते हैं, इट इज नॉट देयर जॉब टू टेक एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन। इट इज द जॉब ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ओके, सो इट्स योर एडवाइस कि जब भी कुछ ऐसा केस होता है या सीन होता है तो वी नो कि हमारा कंसर्न है, हमारा प्यार है, बट अगर हम उस इंसान को जस्टिस दिलाना है तो प्लीज़ मेंटेन द डिस्टेंस। आप कहीं अनजाने में कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट एविडेंस डिस्ट्रॉय ना कर दो। यस। ओके, सो डॉक्टर, आज एआई हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरेंसिक मेडिसिन को भी फ्यूचर में कम्प्लीटली चेंज कर देगा, या क्या क्या एडवांसमेंट्स आ रहे हैं? ऑलरेडी बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं, जैसे वर्चुअल ऑटोप्सी होने लगी है। वर्चुअल ऑटोप्सी में यही होता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो पोस्टमार्टम सीटी और एंजियोग्राफी जैसे जो कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, उनका कोविड के टाइम पे ही वर्चुअल ऑटोप्सी से ही किया गया था। बस उनके एक छेद करके यहाँ से डाई डाली गई और उनके हार्ट के अंदर पता चल गया कि डेथ है, तो उनकी पूरी बॉडी चीर के
नहीं देखी गई, तो कॉज ऑफ डेथ वहीं से पता चल गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे फ्यूचर के अंदर जब एक्सरे सीटी ये सब एडवांसमेंट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो जिंदा लोगों के लिए ही अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, तो हम्म। मुर्दों के लिए तो बहुत लेट अवेलेबल होगा इंडिया में। तो इंडिया के अंदर बहुत लेट आने वाला है, ओके। बट कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, बट इतना फास्ट इसके अंदर जरूरी नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है वो उसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके। टेक्नोलॉजी के आने के बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आपने क्या देखा एज अ डॉक्टर? सबसे बड़ा फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर तो अभी भी वही सब कुछ पुराना ही चल रहा है। फॉरेंसिक मेडिसिन में अभी कुछ नया चेंज आ नहीं पाया है, ओके। क्योंकि दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड ब्रांच इन एनी डिपार्टमेंट, इन एनी मेडिकल कॉलेज। क्योंकि अ, मुर्दा घर को लाइक ऐसे कॉर्नर में और पीछे वाले साइड में एरिया में रखा जाता है, और वहां से हमेशा बदबू ही आती है और लाशें ही होती है। तो उसको कभी भी इतना ना तो बजट मिलता है ना कुछ होता है। कुछ कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के, तो वहाँ दैट्स द पे ड्रॉबैक। हाँ, वहाँ पे डेवलप, क्योंकि आप देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इवन जो जहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंट लोड है वही डिपार्टमेंट में प्रॉपर नहीं है, तो आप सोचो ना कि मुर्दों के लिए तो कहाँ गवर्नमेंट करेगी। जहाँ मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनी वही प्रॉपर से उनके पास ही प्रॉपर वेंटिलेटर्स, फैसिलिटीज, ओटीज नहीं है, तो मुर्दा लोगों के लिए तो बहुत ही रेयर है। सर, आप सोशल मीडिया पर मिलियंस तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। आपको कब लगा कि फॉरेंसिक मेडिसिन को इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ले जाना ज़रूरी है और लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए? ऐसा तब होने लगा कि जब मैं फॉरेंसिक फील्ड में घुसा, जब मैं रेजिडेंट था, तो धीरे धीरे जब मेरे को चीजें पता चली, हम्म। जब मेरे मिथ्स क्लियर हुए, तब हम्म। मुझे लगा कि यार ये मिथ, जब अगर मुझे एज ए डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, जब मुझे इतने सारे मिथ्स थे, तो एज ए कॉमन ऑडियंस तो लोगों को कितने सारे मिथ्स होंगे। फॉर तो श्योर। फिर मैंने धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे, केसेस शेयर करने लगा ऑनलाइन, तो धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, तो धीरे धीरे मेरी फॉलोइंग बढ़ती गई, तो मेरे को और समझ में आने लगा कि पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस। तो ऐसे करते करते मैं चीजें पोस्ट करता गया, कुछ ना कुछ आता रहता था तो मैं पोस्ट करता रहता था, एक्सप्लेन करता रहता था, तो करते करते आज ट्विटर पे कुछ मेरे 44,000 फॉलोवर्स है, यस। इंस्टाग्राम पे मेरे 70,000 फॉलोवर्स है अराउंड। तो ये धीरे धीरे बढ़ ही गए हैं। ओके सर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई वांट टू नो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने आपको क्यूरियस सवाल पूछे होंगे, चीज़ें पूछी होंगी, तो क्या कभी आपको इस चीज़ पे ऑनलाइन हेट मिला है लोगों का? ऑनलाइन हेट? नहीं, इस चीजों में हेट नहीं मिला, इन चीजों पे हेट नहीं मिला ओके कभी, ओके। क्योंकि तो मोस्ट क्यूरियस या बहुत अतरंगी सवाल किसी ने आपसे क्या पूछा कमेंट सेक्शन में? आई वांट टू नो, जिसको सुन के लाइक आप हंसे हो, या किसी का बहुत बड़ा मिथ किसी ने? इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक, तो इसमें कोई अतरंगी सवाल कोई पूछता नो नहीं नो, है। अतरंगी सवाल से मेरे कहने का सेंस है लाइक कुछ अतरंगी मिथ बोला हो किसी ने, जैसे कि आपने वो दारू वाला बताया था, हम्म। दैट्स लाइक। अतरंगी में तो यही पूछते हैं बस कि किडनी कितने की बिकेगी, अगर मैं मर जाऊं तो किडनी कितने की बिक जाएगी, यही पूछते हैं कि इसकी किडनी निकाल के बेच दें, और यही सब चलता है। ओके। बाकी तो वो एक फेमस जोक है कि सर सारे इन्वेस्टिगेशन करा के देख लिए सर, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो मैं एक बार पोस्टमार्टम करा के देख लूं, क्या पता पकड़ में आ जाए। दैट्स फनी। तो सर, अब मैं ना कुछ मिथ्स बोलूंगी, आप उनका मुझे फैक्ट देना, लाइक एक एक लाइन में, इट्स अ वन लाइनर। फिंगरप्रिंट्स डेथ के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। नहीं होते, वो इवन डिकम्पोज होने के बाद भी फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, ओके। बॉडी डिकम्पोज होने के बाद। डीएनए एविडेंस कभी गलत नहीं हो सकता। डीएनए एविडेंस कभी गलत नहीं हो सकता। ऑटो स्पाई के बाद बॉडी फैमिली को प्रॉपरली हैंडओवर नहीं की जा सकती। ऑटोप्सी के बाद कभी कभी होता है कि जब बहुत सारा लोड होता है या मास डिजास्टर होता है, या सेम नाम की दो बॉडी होती है सेम स्पेसिफिकेशंस की, तब वो एक्सचेंज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे सेम नाम या सेम स्पेसिफिकेशंस की वजह से बॉडी हैंड ओवर देते टाइम मिस्टेक हो गई है हॉस्पिटल स्टाफ से। तो सर, दैट्स अ ड्रॉबैक फ्रॉम योर साइड और हॉस्पिटल साइड की, लाइक डेड बॉडी ही एक्सचेंज हो गई, हाँ, ये लाइक। बहुत मतलब इट इज नॉट अनकॉमन ये, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि मास डिजास्टर्स आते हैं, तो हाँ। उसमें सेम नाम की दो बॉडी होती है, तो पता नहीं चलता ना कि सरनेम क्या है किसका है।
और ओके, रिलेटिव्स तो को उस पहली बात टाइम किसी तो उस टाइम फेस नहीं फेस होता। क्रस्ट है किसी का, फेस क्रस्ट है। ओह, दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे जो अहमदाबाद वाला केस हुआ था, एरोप्लेन वाला, उसमें कितने सारे जल गए थे। हाँ, तो हाउ वुड यू नो लाइक कि ये इसका है या कैसा है? मास डिजास्टर के टाइम पे इट इज डिफिकल्ट। ओके, ऐसा। लाई डिटेक्टर टेस्ट हमेशा सच बताता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट इज नॉट एग्जैक्ट ऐसा टेस्ट कि यस और नो में बताता है। उसका पूरा मैकेनिज्म अलग है और वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ओके, वो उसमें पूरा स्किन चेंजेस, हार्ट बीट, आई मूवमेंट्स और ये सब देख के वो एक प्रोबेबल आंसर बताता है, पर इसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है कोर्ट के अंदर। ओके, डेड बॉडी के नेल्स और हेयर डेथ के बाद भी ग्रो करते रहते हैं। नहीं 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 करते। ओके, काफी बार देखा जाता है कि डेथ के बाद कुछ लोगों की आंखें खुली रहती हैं। व्हाट्स दैट? हाँ तो खुली रह सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, बंद कर। बंद कर दूंगी तो बंद हो जाएगी, लाइक खुली रहोगी तो खुली लाइक रहेगी। हमारे दिमाग में ये रहता है ना, कोई मर गया तो आंखें बंद हो जाएंगी अपने आप। दैट्स अ मिथ। नहीं ऐसा। ओके, क्राइम सीन पर बॉडी को टच करना या शिफ्ट करना इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं करता है। टच और शिफ्ट तो होती है बॉडी, जब क्राइम सीन से मॉर्चरी में लेके आते हैं तो बॉडी तो अफेक्ट वो शिफ्ट होती ही है। नो नो, आई आस्क्ड क्राइम सीन पर बॉडी को टच करना या शिफ्ट करना इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं करता है। नहीं बट इन्वेस्टिगेशन, जब कोई डेथ होगी कहीं पे तो जो पुलिस ऑफिसर है वो फॉरेंसिक टीम को बुलाएंगे, वो वहां पे पूरा चेक करेंगे एंड देन बॉडी को शिफ्ट करके मॉर्चरी में लेके आएंगे। तो ये तो क्वेश्चन ही। एक्चुअली सर ये ना मिथ था, लाइक लोगों की साइड से। लोगों का मिथ है कि अगर हम टच करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको उसका आंसर तो उस तरीके से आप देना है कि नहीं। तरीके से टच कर रहे हो, हाँ, अगर उसमें मूव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो इफेक्ट होगा। अगर वो जस्ट नॉर्मल जाके देख रहे हैं तो नहीं होगा इफेक्ट। ओके देन। वो टी कंटामिनेट कर देंगे सीन को तो हाँ, प्रॉब्लम है। ओके। टीवी शोज और वेब सीरीज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस को ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेटली दिखाते हैं। नहीं यार, ये गलत दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर एक के अंदर इमीडिएटली कॉज ऑफ डेथ पता चल जाए या बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाए। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज किया और 2 दिन के बाद ही पता चल जाए किससे डेथ हुई है, क्या पॉइजन खाया है, ऐसा नहीं। ओके, पोस्टमार्टम सिर्फ मर्डर केसेस में ही होता है। नहीं ऐसा नहीं है। एनी अननेचुरल केसेस, हैगिंग, सुसाइड, मर्डर, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, बर्न्स, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स, सबके अंदर पोस्टमार्टम है। जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ नहीं पता है वहां पे पोस्टमार्टम है। ओके सर, वी विल मूव टू द रैपिड फायर। आपको वन वर्ड में जल्दी जल्दी आंसर करना है मेरे क्वेश्चंस का। एक फॉरेंसिक फैक्ट जो हर इंडियन को पता होना चाहिए। डेड बॉडीज नेवर टेल लाइज। ओके, सबसे डेंजरस मिथ। किडनी गायब कर देते हैं। एक मूवी या वेब सीरीज जो फॉरेंसिक को सबसे गलत दिखाती है। गलत दिखाती, मैंने ज्यादा फॉरेंसिक पे मूवीज देखी नहीं है। शोज लाइक सीआईडी। सीआईडी तो ठीक है, मतलब उन्होंने दिखाया तो सही है बट दे इतना भी मिक्स्ड अप द टू रोल्स। और ज्यादा है भी नहीं। ओके, सबसे बढ़िया फॉरेंसिक के ऊपर ज्यादा शोज है भी नहीं। ओके, एक सेफ्टी टिप जो हर फैमिली को फॉलो करनी चाहिए। जहां भी चलो देख के चलो। ओके, अगर फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं होते तो आप किस फील्ड में हो? कभी सोचा नहीं बस। ओके डॉक्टर। तो सर आज अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू हम इंडियंस के हर घर तक सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना चाहें फॉरेंसिक मेडिसिन, हेल्थ अवेयरनेस और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, तो वो क्या होगा? यही कि पोस्टमार्टम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को करने में मजा आता है। हम्म। पोस्टमार्टम एक नेसेसिटी है लीगल प्रोसीजर के लिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि इसमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा तो डॉक्टर से लड़ने की बजाय उनका साथ देना चाहिए ओके, कि सर आप जल्दी इसको फिनिश कीजिए, और ताकि आप भी फ्री हो सके, हम भी फ्री हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर जब जानबूझ के करना चाहते हैं, हमको नहीं करवाना पोस्टमार्टम, बट उनको ये नहीं पता होता कि इंश्योरेंस क्लेम में और जब कभी लीगल प्रॉब्लम्स होती है तब बहुत जरूरी हो जाती है चीजें। वो बाद में रियलाइज होता है। okay. To my audience, from the doctor side, from the forensic medicine side, I really want to say कि जैसे कि अभी डॉक्टर्स ने बोला कि डॉक्टर्स को मजा नहीं आता पोस्टमार्टम करने में, तो ये सुनने में सेंटेंस बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट आप एक डॉक्टर्स के पीओवी से देखो कि वो खुद अपने काम को इस तरीके से बोल रहे हैं कि किसी को पोस्टमार्टम करना, किसी की बॉडी इस तरीके से खोलना, चीर फाड़ करना
किसी के लिए भी आसान नहीं होता, ऑब्वियसली फॉर डॉक्टर्स टू। तो आई नो जब आप पोस्टमार्टम करा रहे हो तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, एंड यू आर नॉट इन द सेंसेस कि आप राइट डिसीजन लो। बट अगर आप अपने मेंबर से, फैमिली मेंबर से, या जो भी आपके पार्टनर है या जो भी है, अगर आप उनसे प्यार करते हो और उनकी केयर करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए एंड पोस्टमार्टम कराइए। क्या पता कि जीते जी उन लोगों को जो जस्टिस नहीं मिल पाया है मरने के बाद मिल पाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। डॉक्टर्स को मज़ा नहीं आता है पोस्टमार्टम करने में, दे जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, दैट्स इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने हमें बहुत सारे हमारे मिथ्स क्लियर करे और इतनी सारी नॉलेज दी पोस्टमार्टम के बारे में एंड फॉरेंसिक चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग कम अवेयर हैं। मैं खुद कम अवेयर थी। तो डेट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।